आज का किस्सा एक ऐसी डॉक्टर का है जिसके गुनाहों के किस्सों ने उसके देश की पुलिस के साथ साथ इंटरनेशनल पुलिस को भी चैन से बैठने नहीं दिया। इस किस्से की फाइल खुलती है 7 साल पहले। अक्टूबर 2017 का वक्त था। मलेशिया में एक ऊंची बिल्डिंग से एक महिला गिरती है। ये बात साफ नहीं हो सकी कि वो खुद गिरी या उसे गिराया गया, यानी ये हादसा था या फिर कोई साजिश, इसका पता नहीं चल पाया। महिला बिल्डिंग से गिरने के बाद बुरी तरह से घायल हो गई और बिना इस राज का पर्दा उठाए कि उसके साथ असल में क्या हुआ, उसने हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद ली, यानी उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पुलिस जांच भी करती है, लेकिन उन्हें महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि न तो उसे कोई पहचानता था और न ही उसके पास कोई ऐसा सबूत या दस्तावेज था जिसकी मदद से महिला के लाश की पहचान की जा सके। काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद आखिरकार मलेशिया की पुलिस ये जानने में ज़रूर कामयाब हो जाती है कि मरने वाली महिला का ताल्लुक भारत के केरल राज्य से है। भारत से महिला का ताल्लुक का पता चलने के बाद पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार नहीं करवाया, बल्कि उसे मॉर्चुरी में सुरक्षित रखवा दिया और अगले 4 महीने तक वो शव वहीं मुर्दा घर में ही पड़ा रहा। चूंकि केरल से नाता रखने वाले सैकड़ों हजारों लोग मलेशिया में रहते हैं, इसलिए पुलिस ने उन लोगों से महिला की पहचान करने के लिए मदद मांगी, लेकिन पुलिस को किसी से भी कोई सुराग नहीं मिला जिससे उस महिला के बारे में कुछ पता चल सके। पुलिस इस महिला के बारे में जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन उससे जुड़ा कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। इसके बाद पुलिस ने महिला को पता लगाने के लिए केरल के एक अखबार में महिला की तस्वीर के साथ एक गुमशुदा लाश का एक विज्ञापन दिया। विज्ञापन देने के बाद 1-2 महीने ऐसे ही बीत गए, मगर पुलिस के पास उस महिला से जुड़ा एक भी कॉल नहीं आया। लेकिन कुछ महीनों के बाद एक महिला सामने आती है और उस गुमनाम महिला के बारे में कहती है कि वो उसे पहचानती है। हालांकि इस विज्ञापन को देखकर पुलिस के सामने महिला के आने से पहले करीब 4 महीने तक कोई भी सामने नहीं आता। असल में उन 4 महीनों के दौरान होता यह है कि लोगों को उस महिला की तस्वीर देखकर करीब 20-21 साल पुराना किस्सा याद आ जाता है। विज्ञापन में छपी तस्वीर देखकर लोगों को डॉक्टर उमाना का चेहरा याद आता है और साथ में याद आता है एक दर्दनाक हत्या का किस्सा, क्योंकि जिस वक्त वो वारदात पहली बार सामने आई थी उसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी और उस वारदात के बाद से ही पुलिस को उस कातिल की तलाश थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ कभी नहीं आई। उस चक्कर में पुलिस ने उस महिला तक पहुंचने के लिए इंटरपोल की मदद ली और हालात यहाँ तक पहुंच गए कि उस महिला को उस वक्त की सबसे खतरनाक कातिल की लिस्ट में सबसे ऊपरी पायदान पर नंबर मिला था। उस कातिल का नाम था डॉक्टर उमाना एडाडर। मलेशिया से सामने आई डॉक्टर उमाना की मौत की खबर के बाद केरल पुलिस भी हरकत में आती है, क्योंकि बीते 21 सालों तक पुलिस को उसकी तलाश थी। मगर उसी वक्त केरल की एक और महिला सामने आती है और वो दावा करती है कि मलेशिया में मरने वाली महिला उसकी बहन है और उसका नाम मरलीन रूबी बताती है। उसके बारे में महिला दावा करती है कि मरलीन रूबी मलेशिया में एक स्टोर में काम करती थी। पुलिस को यह यकीन नहीं होता, क्योंकि उस महिला की शक्ल बिल्कुल डॉक्टर उमाना की जैसी ही थी। इसलिए दुविधा में पड़ी पुलिस दावा करने वाली महिला से उसका डीएनए टेस्ट करवाती है और इत्तेफाक से डीएनए मिल भी जाता है। ऐसे में पुलिस के सामने ये बात साफ हो जाती है कि ये डॉक्टर उमाना नहीं बल्कि मरलीन रूबी है। इस कारण वो लाश दावा करने वाली महिला को सौंप दी जाती है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि इस महिला की पहचान सामने के बाद डॉक्टर उमाना का किस्सा फिर से दब गया और पुलिस ने यह मान लिया कि डॉक्टर उमाना अब भी फरार है, लेकिन लोग उसके बारे में बात करने लगे। सवाल उठना लाजमी था कि आखिर यह डॉक्टर उमाना कौन है और आखिर क्यों उसे केरल के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का दर्जा दे दिया गया। ये बात भी सब जगह होने लगी कि 20-25 साल पहले आखिर उस लेडी ने ऐसा मर्डर कैसे किया कि उसे आज तक नहीं बुलाया जा सका। तो डॉक्टर उमाना का जो सच सामने आया वो और भी ज़्यादा दिलचस्प था। डॉक्टर उमाना केरल की कन्नूर शहर से थी। डॉक्टर उमाना एक संपन्न परिवार की रहने वाली एक लड़की थी। बचपन से वो पढ़ने में बेहद होशियार थी। परिवार में उसके भाई भी पढ़े लिखे थे और सभी बहुत अच्छे ओहदे पर थे। उमाना का सपना था कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बने और हुआ भी कुछ वैसे ही। पढ़ाई लिखाई में अच्छी होने के कारण मेडिकल में उसका चयन हो गया और आई स्पेशलिस्ट के तौर पर उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसी बीच परिवार के लोगों ने अपने होनहार लड़की के लिए एक रिश्ता किया और बच्चों के डॉक्टर राधा कृष्णन के साथ डॉक्टर उमाना की शादी हो गई। दोनों बेहद खुश रहने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता और कुछ सालों में दोनों के 2 बच्चे भी हुए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पूरा परिवार वहीं केरल में रह रहा था और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। दोनों डॉक्टरों की प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी। परिवार खुशहाल था। कुछ दिनों के बाद इन्होंने अपना क्लिनिक खोल दिया और वो क्लिनिक अच्छा खासा चल भी गया। डॉक्टर दंपत्ति के पास अब काफ़ी पैसा आ गया था। इसी बीच दोनों पति पत्नी को लगा कि अब उनका घर पुराना हो गया है, इसलिए उन्होंने अपने घर को नए ढंग से बनाने का इरादा किया। अपने घर को नया डिज़ाइन देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने लगे। कन्नूर जिले में ही उनकी मुलाकात एक कॉन्ट्रैक्टर से हुई।
जो कि घरों को रिनोवेट करवाने का काम करता था। उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम था पी मुरलीधरन। मुरलीधरन के एंट्री के साथ ही इनके जीवन में एक नई कहानी जन्म लेती है। मुरलीधरन डॉक्टर दंपत्ति को नए डिजाइन के घर दिखाता है। कुछ डिजाइनों पर चर्चा के बाद एक डिजाइन को फाइनल करके उस पर काम शुरू कर दिया जाता है। चूंकि बच्चे छोटे थे और घर भी ऐसे अकेला छोड़ना सही नहीं था, इसलिए डॉक्टर उमाना रिनोवेशन के समय घर में ही रहने लगी। वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही क्लिनिक जाती थी। मुरलीधरन का काम और उसकी लगन को देखकर डॉक्टर उमाना उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। इसी दौरान उमाना और मुरलीधरन के बीच दोस्ती हो गई। दोनों घंटे एक दूसरे से बात करते रहते। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में भी बदल गई। रिनोवेशन का काम खत्म हो गया, फिर भी वह रोज उमाना के घर आने जाने लगा। कुछ दिनों तक दोनों के बीच की बात दोनों तक ही रहती है, लेकिन ऐसे रिश्तों की एक अजब खुशबू होती है जो दूसरों को इसकी महक जरूर दे देती है। जाहिर है दोनों के रिश्तों के बारे में अब खुशर पुसर होने लगी। कुछ समय बाद ये बात डॉक्टर राधाकृष्णन तक भी पहुंच गई। डॉक्टर राधाकृष्णन ने बच्चों की खातिर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन प्यार में पागल हो चुकी डॉक्टर उमाना ने अपने पति की एक नहीं सुनी। उसे बस मुरलीधरन ही चाहिए था। परिवार से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब बात इस कदर आगे बढ़ गई कि नौबत तलाक की आ गई। डॉक्टर राधाकृष्णन ने आखिरकार अपनी बीवी को तलाक दे दिया, लेकिन दोनों बच्चों को उन्होंने अपने पास ही रख लिया। अब डॉक्टर उमाना पूरी तरह से आजाद थी। अब मुरलीधरन और उमाना खुलकर घूमते फिरते और साथ में ही रहते। उमाना ने अपने लिए एक नया क्लिनिक भी खोल लिया था। मुरलीधरन से खुलकर मिलने की वजह से उसकी बात पूरे शहर में फैल गई। धीरे धीरे उमाना को लगने लगा कि समाज के लोग अब उसे वो इज्जत नहीं देते हैं जो कि पहले देते थे। दरअसल उसके तलाक और अफेयर का पता लगभग सभी लोगों को लग चुका था और देखते ही देखते उसका क्लिनिक भी खाली रहने लगा। पेशेंट भी अब उसके पास नहीं आते थे। इन सब के चलते डॉक्टर उमाना ने अब मुरलीधरन पर शादी करने का दबाव डालना शुरू किया। लेकिन मुरलीधरन पहले से ही शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे, इसलिए उसने शादी से इनकार कर दिया। मुरलीधरन काफ़ी चालाक इंसान था। वो सिर्फ उमाना से टाइम पास कर रहा था और उससे शादी नहीं करना चाहता था। दरअसल मुरलीधरन के लिए उमाना सिर्फ पैसे कमाने का जरिया था। वह जब चाहे उससे पैसा मांगता रहा और प्यार में पागल उमाना भी बिना किसी सवाल के उसे पैसे दे दिया करती। इधर मुरलीधरन से ना सुनने के बाद डॉक्टर उमाना ने केरल छोड़ने का इरादा किया और फिर मलेशिया में जाकर अपना बसेरा बनाया। मलेशिया में पहुंचकर डॉक्टर उमाना ने एक आई क्लिनिक में नौकरी कर ली और फिर वहां वो सेटल हो गई। मलेशिया जाने के बाद भी डॉक्टर उमाना ने मुरलीधरन के साथ संपर्क नहीं छोड़ा, बल्कि दोनों लगातार एक दूसरे को फ़ोन करते और बातें करते। अब मुरलीधरन थोड़ा और लालची हो गया था और वो डॉक्टर उमाना से पैसे के साथ साथ ज्वेलरी भी मांगने लगा था। तब डॉक्टर उमाना ने मुरलीधरन को एक ऑप्शन दिया। उसने कहा कि मलेशिया आ जाओ तो यहीं रहकर हम दोनों अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। किसी को शक ना हो इसलिए यहाँ हम नाम और पहचान बदल कर रहेंगे। मुरलीधरन भी उमाना की बात मान गया। इसके बाद पहले उमाना भारत आई। यहाँ दोनों ने किसी जान पहचान के शख्स से नकली पहचान पत्र और पासपोर्ट बनवाए। उमाना ने अपना नाम अमीना बिंडे अब्दुल्ला बदलवा लिया। साथ ही मुरलीधरन का नाम भी किसी मुस्लिम नाम में बदलवा दिया। दोनों के दस्तावेज बनकर तैयार हो गए। इसके बाद दोनों मलेशिया पहुंच गए और वहाँ पति पत्नी के तौर पर रहने लगे। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर मुरलीधरन की नीयत खराब थी। उसकी नज़र उमाना के पैसों पर ही टिकी हुई थी। मुरलीधरन की पैसे मांगने की आदत की वजह से उमाना का उससे झगड़ा होने लगा। तब मुरलीधरन उमाना को मलेशिया में छोड़कर भारत वापस लौट आया। भारत लौटकर उसने उमाना को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने उमाना से कहा कि अगर वो पैसे नहीं देगी तो वो मलेशियाई पुलिस को उसके नकली नाम की जानकारी दे देगा, फिर उसे जेल हो जाएगी। उमाना यह सुनते ही काफ़ी दुखी हो गई। मुरलीधरन का ब्लैकमेल करना डॉक्टर उमाना को अखर गया। वह जितना प्यार मुरलीधरन को करती थी, अब उससे कहीं ज़्यादा नफरत करने लगी, क्योंकि मुरलीधरन के लिए उसने अपना पति, बच्चे और यहाँ तक कि अपना देश तक छोड़ दिया था और अब वही मुरलीधरन उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसे समझ आ गया कि मुरली को उससे कभी प्यार था ही नहीं, वह सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ था। तब उसने एक खतरनाक इरादा किया। उसके बाद डॉक्टर उमान ने ऐसी साजिश रची जिसके बारे में सुनकर केरल के लोग आज भी सन्न रह जाते हैं। ये वाकया है 1996 का। डॉक्टर उमाना मलेशिया में जिस क्लिनिक में काम कर रही थी, वहाँ से 1 हफ्ते की छुट्टी लेती है और फिर 7 जुलाई को मलेशिया से केरल पहुँचती है। केरल में तिरुवनंतपुरम में उतरने के बाद वो सीधे अपने भाई के घर पहुंची और फिर वहां उसने अपने कीमती जेवर और 2 ट्रॉली बैग्स रख दिए। इसके बाद उमाना ने तिरुवनंतपुरम से ही पेंटोथल सोडियम की कुछ शीशियाँ, सिरिंज और नीडल खरीदी। इसके बाद वो एक ट्रैवलर बैग के साथ तिरुवनंतपुरम से सीधे ऊटी पहुंची। यहाँ पहुंचकर उसने रेलवे के स्टाफ से थोड़ी बातचीत करके
रेलवे के रिटायरिंग रूम में रूम नंबर 4 बुक करवाया। रूम बुक करवाते समय उसने अपना नाम ओमाना नहीं बल्कि हेमा बताया। साथ ही उसने ये भी बताया कि वो दिल्ली से आई है। रेलवे रिटायरिंग रूम बुक करने की वजह यह थी कि पुलिस रेयरली रिटायरिंग रूम्स को चेक करती है। इससे पहले वह कुछ अन्य लॉज में भी गई थी और एक कॉटेज की तलाश की थी, लेकिन वहां उसे बताया गया कि ऑफ सीजन के दौरान अकेली महिला को कॉटेज किराए पर नहीं दिया जाता। इसलिए ओमाना ने 9 जुलाई 1996 को ऊटी शहर से 7 किलोमीटर दूर फर्न हिल्स स्थित आईजीजीआई रिजॉर्ट में रोजमेरी नाम से 3 दिनों के लिए एक कमरा बुक कराया। आईजीजीआई रिजॉर्ट में पहुंचने के बाद ओमाना ने वहां एक बैग छोड़ दिया और कमरे की चाबी अपने पास रख ली। फिर वह मार्केट गई और 2 सूटकेस, बैग और पॉलीथीन कवर खरीदे। इसके बाद उसने अगले दिन यानी 10 जुलाई 1996 को कैलीकट के लिए एक टैक्सी ली। टैक्सी में अपनी पहचान छुपाने के लिए वो हमेशा केवल हिंदी में ही बात करती रही। कैलीकट के रास्ते में ही एक सड़क किनारे एक एसटीडी फोन बूथ से उसने मुरलीधरन को फ़ोन किया और उसे बताया कि वो कैलीकट में है। इसके बाद उसने पैसे देने के बहाने मुरलीधरन को अपने पास बुलाया। इसके साथ ही उसने ये भी कहा कि वो उसके साथ 1-2 दिन समय भी बिताना चाहती है। मुरलीधरन भी खुशी खुशी राजी हो गया। ओमाना से बात होने के बाद मुरलीधरन ने अपने परिवार को बताया कि बिजनेस के सिलसिले में वो कुछ दिन के लिए कोयम्बटूर जा रहा है। इसके बाद मुरलीधरन कैलीकट पहुंच जाता है। मुरलीधरन को पिक करने खुद ओमाना जाती है। इसके बाद वो एक टैक्सी लेते हैं और वापस आईजीजीआई रिजॉर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। वापसी के दौरान ओमाना ने मुरलीधरन से बिल्कुल भी बातचीत नहीं की क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती थी। मुरलीधरन को लेकर वो सीधा उसी आईजीजीआई रिजॉर्ट में पहुंची जहां उसने अपना कमरा बुक करवा रखा था। दोनों ने उसी रिजॉर्ट में रात बिताया और अगले रोज सुबह वो बाजार से खरीदे गए 2 बड़े ट्रॉली बैग को ले जाकर रेलवे के रिटायरिंग रूम में रख लिया। उसके बाद वहां से निकलकर ये दोनों होटल गए जहां बार अटैच था। वहां इन्होंने खाना खाया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ओमाना ने मुरलीधरन को खूब जमकर शराब पिलाई। इसके बाद दोनों रिटायरिंग रूम में वापस आ गए। जब मुरलीधरन रिटायरिंग रूम में आया तो वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। तब डॉक्टर ओमाना ने मुरलीधरन से कहा कि वो मलेशिया से उसके लिए गिफ्ट लाई है। उसने एक दवा की बोतल दिखा के कहा कि ये एक खास दवा है, इसे शरीर में इंजेक्ट करने से मर्दानी ताकत 4 गुना बढ़ जाती है। मुरलीधरन यह सुनते ही खुश हो गया। फिर ओमाना ने उस दवा को इंजेक्शन में भरकर उसे मुरलीधरन को लगा दिया। दवा के प्रभाव से मुरलीधरन बेहोश हो गया और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। दरअसल वह कोई दवा नहीं थी बल्कि जहर था जिससे मुरलीधरन की मौत हो गई, वो भी रेलवे रिटायरिंग रूम के अंदर। इसके बाद डॉक्टर ओमाना लाश को खींचकर बाथरूम में ले गई और वहां उसने बड़ी ही तसल्ली से 3 घंटों तक मुरलीधरन की लाश के टुकड़े किए। लाश के टुकड़े करते समय ओमाना ने कांच वाली खिड़कियों में कुछ कपड़े डाल रखे थे ताकि बाहर वालों को अंदर क्या हो रहा है वो कुछ भी ना पता चले। इसके बाद कुछ मांस के टुकड़ों को उसने कमोड में डालकर फ्लश कर दिया, लेकिन बची हुई हड्डियों और कुछ बचे लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ लाए पॉलीथीन के बैग में भरने शुरू किए। लाश के टुकड़ों वाली पॉलीथीन बैग को उसने अपने साथ लाई 2 बड़े सूटकेस में रख लिए और पूरी रात वहीं आराम से सोकर बिताई। अगली सुबह ओमाना को रेलवे रिटायरिंग रूम को खाली करना था, इसलिए उसने रूम को अच्छे से धोया। इसके बाद उसने एक टैक्सी ली और एक बैग लेकर वहां से चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने मैनेजर से 1 घंटे का अतिरिक्त वक्त मांगा ताकि वो वापस आकर अपना सामान ले जा सके। इस दौरान उस रूम की चाबी उसने अपने ही पास रखी थी। ओमाना ने 1 घंटे का अतिरिक्त समय इसलिए मांगा था ताकि रेलवे कर्मचारी उसके वहां जाने से पहले उस रिटायरिंग रूम का निरीक्षण न कर ले। खैर, डॉक्टर ओमाना टैक्सी से उसी आईजीजीआई रिजॉर्ट में जाती है जहां उसने पहले से ही एक रूम बुक करवा रखा था। वहां जाकर वो सारे बैग कमरे में रखती है और फिर वापस रिटायरिंग रूम पहुंचती है। वहां वो कमरे की चाबी मैनेजर को दे देती है और फिर वहां से सीधे वापस रिजॉर्ट पहुंच जाती है। रिजॉर्ट के कमरे में जाकर वो बैग खोलती है और लाशों के छोटे टुकड़ों को फ्लश कर देती है, लेकिन वो ज़्यादा टुकड़ों को फ्लश नहीं करती क्योंकि लाश के टुकड़ों के चोक होने का खतरा था। इसलिए उसने आईजीजीआई रिजॉर्ट का भी रूम खाली किया, फिर कोयम्बटूर के लिए निकल गई। शाम तक वो कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वहां से उसने एक टैक्सी ली और गांधीपुरम मंगला इंटरनेशनल होटल गई। वहां उसने मुमताज़ नाम से पहली मंजिल पर एक कमरा बुक किया। इसके बाद फिर वही तरीका। अपने रूम के अंदर जाने के बाद उसने बैग से लाशों के पॉलीथीन को बाहर निकाला और फिर फ्लश करना शुरू कर दिया, लेकिन लाश के टुकड़े चोक हो गए, इसलिए उसने यह आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब तक लाशों के टुकड़े कुछ महकने लगे थे, इस कारण वो लाशों पर परफ्यूम छिड़कती है ताकि लाश के टुकड़ों की बदबू ना आए और फिर सोचती है कि बाकी के टुकड़ों को वो कहाँ ठिकाने लगाए। तब उसे कोडाई कनाल का सुसाइड पॉइंट याद आता है। क्योंकि वो उस इलाके की रहने वाली थी, इसलिए उसे इस एरिया के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी।
अगले दिन वो एक टैक्सी पकड़ती है और सीधे अब वहाँ का रुख करती है। कोडाईकनाल पहुंचकर एक होटल में वो सारा नाम से एक कमरा बुक करती है। इस होटल रूम में ओमाना ने सोचा था कि लाश के टुकड़ों को वो चिमनी में जला देगी, लेकिन उस होटल में ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी, इसलिए उसने ये होटल रूम भी बहुत जल्द ही खाली कर दिया। इसके बाद वो टैक्सी लेकर सीधे कोडाईकनाल के उस सुसाइड पॉइंट पर पहुंची। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि उस रोज वीकेंड होने की वजह से अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी, जिस कारण उसका मकसद पूरा नहीं हो सका। अब उसने सोचा कि इन लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए वो अब कन्याकुमारी जाएगी। वो तुरंत उस सुसाइड पॉइंट से वापस लौटी, लेकिन जिस टैक्सी से वो लौट रही थी वो अचानक पंचर हो गई। तो उस टैक्सी वाले ने दूसरी टैक्सी का बंदोबस्त करवाया। दूसरी टैक्सी ओमनी वैन थी और उसके ड्राइवर का नाम था राजा। इधर जैसे ही ड्राइवर राजा ने ओमाना के बैग्स को अपनी टैक्सी में रखने के लिए हाथ लगाया तो डॉक्टर ओमाना ने तुरंत मना कर दिया। उसने खुद अपने बैग्स उन टैक्सी में लोड किए। इसके बाद टैक्सी कन्याकुमारी के लिए निकल पड़ी। इस चीज़ के कारण ड्राइवर को बड़ा अजीब लगा, मगर जब वो वहाँ से आगे बढ़ा तो लाश की बदबू की वजह से उसे बेचैनी होने लगी। बेचैनी की वजह से उसने महिला से पूछा कि बैग में क्या है। तब डॉक्टर ओमाना ने एक नई चाल चली और ड्राइवर को अपने साथ मिलाने के लिए उसे पूरा सच बता दिया कि बैग में लाश के टुकड़े हैं और उसे ठिकाने लगाने में अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे पैसे देगी। पहले तो ड्राइवर डर गया, फिर उसने सोचा कि यह महिला काफ़ी खूंखार है, अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो क्या पता वो उसे भी मार डाले। इसलिए वह उसकी बात मान गया और इस तरह वो भी प्लान में शामिल हो गया। ओमाना अब निश्चिंत थी कि अब वो आसानी से लाश को ठिकाने लगा सकेगी। काफ़ी थका होने के कारण उसे गाड़ी में ही नींद आ गई। थोड़ी देर में जब टैक्सी रुकी तो जल्दी से ड्राइवर गाड़ी से उतरा और चिल्लाने लगा कि इस गाड़ी में लाश है। उसकी आवाज़ से ओमाना की भी नींद टूट गई। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर थी। पुलिस वालों ने तुरंत ओमाना को गिरफ्तार किया। डिक्की में रखे हुए बैग की तलाशी में लाश के टुकड़े मिले। साथ ही एक बैग में खून से लथपथ एक चूड़ीदार और टॉप मिले, जिसे ओमाना ने मर्डर और लाश को काटने के समय पहना था। इसके साथ ही उस बैग में धारदार चाकू भी मिले। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर ओमाना से पूछताछ की तो ओमाना ने सब कुछ पुलिस को सही सही बता दिया। इसके बाद इसकी जानकारी मुरलीधरन के परिवार को भी दी गई। डॉक्टर ओमाना गिरफ्तार हो चुकी थी। उसे पुलिस ने अदालत में पेश किया। करीब 5 साल तक मुकदमा चलता रहा। साल 2001 में डॉक्टर ओमाना ने बेल के लिए याचिका डाली। अदालत ने उसे जमानत दे दी और जमानत पर बाहर आने के बाद वो ऐसी गायब हुई कि 22 साल बाद भी आज तक उसका कोई अता पता पुलिस नहीं लगा सके और आज भी वो फरार है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले कहानी में। जय श्री राम।